स्वागत है आपका बालाजी क्लासेस बीरा यूट्यूब चैनल पर। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2026 हिस्ट्री इतिहास पेपर कोड HI04 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1947 एडी भारत का इतिहास 1740 से 1947 ईस्वी एग्जाम डेट 20 अगस्त 2026। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बालाजी क्लासेस बिराय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खंड अति लघु उत्तरी प्रश्न प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? उत्तर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और कंपनी के शासन को व्यवस्थित करना था। प्रश्न नंबर 2, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य भारतीय रियासतों को अंग्रेजों पर निर्भर बनाना और उनकी स्वतंत्र सैन्य तथा विदेश नीति को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना था। प्रश्न नंबर 3, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? उत्तर, भारत में पहली व्यापक जनगणना 1871 से 1872 ईस्वी में कराई गई थी। इसके बाद नियमित जनगणना की व्यवस्था विकसित हुई और 1881 से नियमित जनगणना होने लगी। प्रश्न नंबर 4, दक्कन दंगे किससे संबंधित थे? उत्तर, दक्कन दंगे 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के किसानों द्वारा साहूकारों के आर्थिक शोषण और बढ़ते कर्ज के विरोध में किए गए किसान आंदोलन से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन का आयोजन बंबई में हुआ और अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। यह नील की खेती के कारण परेशान किसानों की समस्याओं से संबंधित भारत का गांधी जी का प्रमुख प्रारंभिक सत्याग्रह था। प्रश्न नंबर 7, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? उत्तर, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान निकालना और सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार करना था। खंडब लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित किया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। उस समय कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति खराब हो रही था। उसके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे थे। इस अधिनियम द्वारा 12 गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास तथा बंबई की प्रेसिडेंसियों को कुछ मामलों में उसके अधीन किया गया। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के निदेशकों के कार्यों पर भी नियंत्रण बढ़ाया गया और अधिकारियों को उपहार तथा रिश्वत लेने से रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि इस अधिनियम में कई कमियां थीं और गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए। फिर भी यह भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत थी। इसने ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। प्रश्न नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि से राजस्व प्राप्त करने के लिए विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया।
इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और सरकार द्वारा लिया जाने वाला लाभू राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। जमींदार किसानों से लगान वसूल करके सरकार को राजस्व देते थे। इसके विपरीत रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का सीधा संबंध किसान अर्थात रैयत से था। इसे मुख्य रूप से मद्रास और बंबई क्षेत्रों में लागू किया गया। इसमें किसान को भूमि का अधिकार प्राप्त, लेकिन उसे सीधे सरकार को राजस्व देना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, चीजें, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच कोई जमींदार नहीं था। दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना था। भारी लगान के कारण दोनों व्यवस्थाओं में किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए दोनों प्रणालियां औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, दक्कन दंगों के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। उत्तर, दक्कन दंगे 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर क्षेत्रों में किसानों द्वारा किए गए विद्रोह थे। इन दंगों का मुख्य कारण किसानों की बढ़ती अनग्रस्ता और साहूकारों का आर्थिक शोषण था। अमेरिकी गृह युद्ध के समय कपास की मांग बढ़ने से किसानों ने कपास की खेती बढ़ाई और उन्हें कुछ समय के लिए अच्छी आय हुई। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद कपास की कीमतें गिर गईं, किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वे साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर हुए। साहूकार ऊंची ब्याज दर पर ऊन देते थे और किसानों की भूमि तथा संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेते थे। किसानों में साहूकारों के प्रति असंतोष बढ़ता गया। 1875 में किसानों ने साहूकारों के घरों और दुकानों पर हमला किया था, उनके यौन संबंधी दस्तावेज नष्ट कर दिए। सरकार ने दंगों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। बाद में किसानों की समस्याओं को समझते हुए दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 जैसे उपाय किए गए। दक्कन दंगों ने ब्रिटिश सरकार को यह समझने के लिए मजबूर किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका समझाए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में समाचार पत्रों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इन समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक व राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों की आलोचना की तथा भारतीय जनता की समस्याओं को सामने रखा। केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। इसी प्रकार अन्य पत्र पत्रिकाओं ने स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और स्वतंत्रता जैसे विचारों को जनता तक पहुंचाया। समाचार पत्रों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। अंग्रेज सरकार समाचार पत्रों की शक्ति से चिंतित थी, इसलिए उसने प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए कई कानून बनाए। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसका प्रमुख उदाहरण था। इसके बावजूद भारतीय पत्रकारों ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार जारी रखा। समाचार पत्रों ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ आम जनता में भी राजनीतिक जागरूकता पैदा की। इस प्रकार प्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रभावशाली साधन बना और उसने स्वतंत्रता की भावना को देश भर में फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 6, चंपारण सत्याग्रह का महत्व बताइए। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण क्षेत्र में हुआ। यहाँ अंग्रेजनी लबागान मालिक किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डालते थे। किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें उचित कीमत नहीं मिलती थी। किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्याओं की जांच शुरू की। अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध किया। गांधी जी ने किसानों के बयान दर्ज किए और उनकी वास्तविक स्थिति सरकार के सामने रखी। अंततः सरकार को किसानों की समस्याओं पर विचार करना पड़ा और नील की जबरन खेती की व्यवस्था में सुधार किया गया। चंपारण सत्याग्रह का सबसे बड़ा महत्व यह था कि भारत में गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत को पहली बड़ी सफलता मिली। इससे गांधी जी का संबंध ग्रामीण जनता से मजबूत हुआ और किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई।
चंपारण ने आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए गांधीवादी पद्धति की सफलता का आधार तैयार किया। प्रश्न नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं को समझाएं। उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया एक व्यापक संवैधानिक अधिनियम था। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासन में कुछ संवैधानिक सुधार करना था। इस अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाना था। हालांकि यह संघ पूरी तरह लागू नहीं हो सका। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और प्रांतीय मंत्रियों को अधिक अधिकार दिए गए। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया तथा संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया, हालांकि सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। अधिनियम में गवर्नरों को विशेष अधिकार भी दिए गए थे, जिससे भारतीय नेताओं को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं हुई। फिर भी 1935 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण था और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 8, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें युद्ध के बाद भारतीयों को अपने संविधान के निर्माण में अधिक भूमिका देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त माना क्योंकि तत्काल सत्ता हस्तांतरण की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका उद्देश्य युद्ध के प्रति सीधे हिंसक विरोध के बजाय भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना और यह स्पष्ट करना था कि भारत की जनता बिना अपनी सहमति के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहती। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यापक जन आंदोलन नहीं था, लेकिन इससे कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की राजनीतिक इच्छा स्पष्ट की और आगे होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। प्रश्न नंबर 9, कैबिनेट मिशन योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए एक संवैधानिक समाधान प्रस्तुत करना था। मिशन ने भारत को एक संघ के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। केंद्र के पास मुख्य रूप से रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय रखने की योजना थी, जबकि अन्य विषयों पर प्रांतों को अधिक अधिकार दिए जाने थे। प्रांतों को समूह बनाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई थी। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित करने की योजना बनाई गई। अंतरिम सरकार के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इन प्रस्तावों की व्याख्या को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर कायम रही, जबकि कांग्रेस एक मजबूत राष्ट्रीय संघ के पक्ष में थी। अंततः कैबिनेट मिशन योजना स्थायी राजनीतिक समझौता कराने में सफल नहीं हुई, लेकिन इसने सत्ता हस्तांतरण और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। खंडस दीर उत्तरीय प्रश्न नंबर 10, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसान आंदोलनों के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों पर भारी भू राजस्व, जमींदारों का शोषण, साहूकारों का बढ़ता प्रभाव और नकदी फसलों की जबरन खेती जैसी अनेक समस्याएं थीं। इन परिस्थितियों ने समय समय पर किसानों को विद्रोह और आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। औपनिवेशिक शासन की भूमि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होती गई।
बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 1860 में किसानों ने नील की जबरन खेती का विरोध किया। किसानों को नील की खेती से उचित लाभ नहीं मिलता था और उनकी खाद्यान्न फसल प्रभावित होती थी। इसके बाद पाबना आंदोलन में किसानों ने जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त लगान और अन्य शोषण का विरोध किया। महाराष्ट्र में दक्कन दंगे 1875 में, जिनका मुख्य कारण साहूकारों के कर्ज और शोषण से किसानों की परेशानी थी। 20वीं शताब्दी में गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। चंपारण सत्याग्रह 1967 में नील खेती के विरुद्ध किसानों की समस्याएं उठाई गईं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूली का विरोध किया गया। बारडोली सत्याग्रह में भी किसानों ने बढ़े हुए लगान का विरोध किया। किसान आंदोलनों का महत्व केवल आर्थिक समस्याओं तक सीमित नहीं था। इन आंदोलनों ने किसानों में संगठन, अधिकारों की भावना और राजनीतिक चेतना पैदा की। राष्ट्रीय नेताओं को ग्रामीण भारत से जोड़ने में भी इनका योगदान रहा। इस प्रकार किसान आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को चुनौती दी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनाधार प्रदान किया। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना रखने वाले राष्ट्रवादी नेता थे। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और धीरे-धीरे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। नेहरू ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सहित अनेक आंदोलनों में भाग लिया था। कई बार जेल गए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में 26 जनवरी 1937 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हुई। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रभावित थे और आर्थिक तथा सामाजिक समानता के समर्थक थे। वे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल गए। स्वतंत्रता से पहले सत्ता हस्तांतरण की बातचीत में वे कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधियों में रहे। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आधुनिक राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक आर्थिक समानता की दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत के भविष्य के स्वरूप को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। प्रश्न नंबर 12, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा एवं प्रेस के विकास का राष्ट्रीय चेतना पर प्रभाव समझाइए। उत्तर, ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा और प्रेस का विकास भारतीय राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक बना। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों को पश्चिमी राजनीतिक विचारों, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं की जानकारी मिली। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी रुचि बढ़ी। मैकाले के शिक्षा संबंधी विचारों और 1854 के वुड्स डिस्पैच ने आधुनिक शिक्षा के विस्तार को प्रभावित किया। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए। आधुनिक शिक्षा से एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग विकसित हुआ, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। इसी प्रकार समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी विचारों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पत्रों ने किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को सामने रखा। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, यंग इंडिया और हरिजन जैसे प्रकाशनों ने राष्ट्रीय विचारों को मजबूत किया। अंग्रेज सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए, लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकारों ने अपने कार्य को जारी रखा। शिक्षा और प्रेस दोनों ने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की आलोचना को बढ़ावा दिया और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ा।
इस प्रकार आधुनिक शिक्षा ने राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार किया और प्रेस ने राष्ट्रीय विचारों का व्यापक प्रचार किया। दोनों ने मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक और राजनीतिक नींव को मजबूत। प्रश्न नंबर 13, 1935 से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ने वाली प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1935 से 1947 के बीच भारत की राजनीति में तेजी से परिवर्तन हुए और अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। अंतों में कांग्रेस ने सरकारें बनाई। इन सरकारों ने प्रशासन चलाने का अनुभव प्राप्त किया और जनता से उनका राजनीतिक संबंध मजबूत हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से पर्याप्त परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से अलग मुस्लिम राज्य की मांग को राजनीतिक रूप से मजबूत किया। उसी समय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की मांग जारी रखी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन उसके प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। 1945 के बाद भारत में स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और संविधान सभा था अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ते गए और सांप्रदायिक तनाव भी गंभीर हुआ। 1946 में अंतरिम सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख नेताओं में रहे। अंततः लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार 1935 से 1947 के बीच संवैधानिक सुधारों, राष्ट्रीय आंदोलनों, राजनीतिक संघर्ष और ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोर होती स्थिति ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग तैयार किया। दोस्तों, यह था वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा BA सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2026 हिस्ट्री पेपर कोड HI04 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1947 AD। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बालाजी क्लासेस बीराय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। धन्यवाद।